कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी। तो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी, जिसमें हमने ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था, जिसमें हमने आपके पास ए बी सी और जो ये डी है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं ई। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है, इसको हम एनालेप्टिक भी बोल देते हैं। ठीक है, एनालेप्टिक्स के नाम से भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपके पास 5 नंबर पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इसका पूछ लिया जाता है, इतना खैर नहीं है ये। अभी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं, यानी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरह से स्टिमुलेट करती है। ठीक है, अब ये हमारी रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है। एंड दीज आर द ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन एंड कैन हैव रिसर्सिटेटिव वैल्यू। रिसर्सिटेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक तरह से यानी आप बोल सकते हो, इसका अगर मीनिंग ढूंढोगे ना तो इसका मतलब होता है कि किसी इंसान को मतलब पुनः जन्म इसको बोल देते हैं, पुनः जीवित करना। ठीक है, दोबारा से जीवित करना, इस तरह से। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, मान लो किसी को सांस नहीं आ रहा एकदम, तो उसको सांस को प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा वो, तो ये एकदम से अगर उसको एकदम से ऑक्सीजन ऐसे ड्रग्स देंगे जो एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देंगे बॉडी में, तो उसके लिए तो क्या होगा, वो पुनर्जीवन, यानी उसका वो बंदा, हमने उसको मरते मरते बचाया है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज दैट रिस्टोर द कॉन्शियसनेस इन, हम इसको कोमा में, जो आपका जो फेंटिंग होता है, ठीक है, जब हम बेहोश हो जाते हैं तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो आपका ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, जब आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है उसको हम ट्रीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये आपकी ब्रीथिंग की अर्ज को बढ़ाता है। ठीक है, यानी ब्रीथ, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ रही है तो उसको अर्ज को बढ़ाता है कि आप और सांस ले पाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टिमुलेंट रेस्पिरेटरी के बारे में लिखा हुआ है, ट्रीट द रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर को ये ट्रीट करता है, और ये इंक्रीज द अर्ज ऑफ ब्रीथ, एंड यहाँ पे ब्रीथिंग बढ़ा देता है वो। ठीक है, हमें और सांस लेने में हेल्प कराता है। एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द स्टिमुलेट CNS एंड इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम। देखो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। इसमें बेसिकली लिखा क्या है कि CNS को स्टिमुलेट करता है। CNS को कैसे स्टिमुलेट करता है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये बंदे की गर्दन है, बेसिकली कुछ और मत समझ लेना। तो यहाँ पे गर्दन में आपको कैरोटिड बॉडीज के बारे में पता होगा। ठीक है, कैरोटिड बॉडीज जो होती हैं, देखो हार्ट से सीधा ऊपर एक तरह सप्लाई लेके जाती हैं ये। तो यहाँ पे आपको ये मेड्यूला के अंदर दिखाया है कुछ, जैसे ये मेड्यूला वैसे मेरे को ऊपर बनाना चाहिए था, मैंने गलती से नीचे बना दिया इसको। ठीक है, मेड्यूला ऑब्वियस बात है, जैसे ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है, ये जो हिस्सा है। ठीक है, कैरोटिड बॉडीज को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, और ये मेड्यूला आपका यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपकी कैरोटिड बॉडीज हैं, ये मेड्यूला, जो आपका ब्रेन है मेड्यूला के अंदर, ठीक है, सो ब्रेन में जो मेड्यूला होता है, वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो सब लेके मेड्यूला के पास जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली CNS, अब आपको पता चलेगा कि CNS में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मेड्यूला के अंदर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो होती हैं, स्टिमुलेट द इंक्रीज द कीमोरिसेप्टर ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज, जो कैरोटिड बॉडीज होती हैं उसको स्टिमुलेट करता है, और यहाँ पे स्टिमुलेट द CNS। ठीक है, और CNS में भी मेड्यूला ओब्लिंगेटा को, और यहाँ पे जो इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्साइटेटरी इन द नेचर, ये एक्साइटेटरी होते हैं नेचर में, और क्या करते हैं, कीमोरिसेप्टर आपकी ब्रीथिंग को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे हार्ट रेट को बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वैसे अगर आप देखोगे इसके पीछे जाओगे तो बहुत डेप्थ में आपको बताया है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए था। ठीक है, जब आपने HPA वगैरह पढ़ा होगा तो ये वहाँ का कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके बाद ये ब्रीथिंग बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी और टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। तो अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स हमें लेते हैं, डॉक्साप्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। थियोफाइलिन आपको बहुत जगह मिलेगी। थियोफाइलिन का अगर आपको याद है तो हमने अस्थमा में भी इस्तेमाल किया था इसका। निकितामाइड हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारी इसमें ड्रग्स हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी यूज़ ये किस किस में यूज़फुल है। ठीक है, अस्थमा हो गया, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एम्फीसीमा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकियास्टिक कोमा जैसे ऐसे डिसीज हो गई, कोमा हो गया। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात कर ली कि यहाँ पे कैसे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली डॉक्साप्रिम के बारे में बताया कि इसकी जो है ये बेसिकली, अब देखो डॉक्साप्रिम इतना इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि 20 से 40 सेकंड में काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका पीक इफेक्ट अगर आप देखोगे ना, इसका 1 से 2 मिनट में आपको पीक इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, इतनी जल्दी एक्ट करती है ये। और कैसे एक्ट करती है, एक्ट ऑन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोड एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मेड्यूला रेस्पिरेटरी एंड जो आपका वेसो मोटर्स होते हैं, सेंटर होते हैं, एंड गिव इन
ठीक है, उस पर एक्ट करते हैं बेसिकली। इसको आईवी रूट से देते हैं, ठीक है, ऑब्वियस बात है आईवी रूट से देंगे। एंड ड्यूरेशन जो इसका है 5 से 12 मिनट का है, ठीक है, मतलब फिर भी 5 से 12 मिनट बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इसकी एडी अगर हम बात करते हैं, एडवर्स रिएक्शन अगर हम बात देखें इसकी, तो नोज़िया कर सकता है, कफ, ठीक है, रेस्टलेस हो सकती है इससे, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, मसल्स ट्विंसिंग हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, ये नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे कैन कोज कन्वर्जन, यहाँ पे एक तरह से कन्वर्जन भी कोज कर सकती है। सो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम ड्रग्स की केस में बात करें ना, ड्रग्स में खैर ऐसा होता है कि वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, नो मोर इफेक्टिव देन द जो आपके जो मैकेनिकल स्टिमुलेंट होते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलेंट में अगर आप देखोगे ना, वेंटिलेशन अगर हम बात करते हैं, वेंटिलेशन में तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई मतलब सीधा बंदे को ऑक्सीजन दो और बहुत यूजफुल है वो, ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। तो अगर हम बात करते हैं यूजेस किस 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 में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा और आपको डिटेल में बता दें कि इट इज़ अ किसी पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखते हो ना कि सर्जरीज में आप देखोगे, जब हम बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं तो वो खुद जब हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया केस में क्या होता है कि वो खुद तो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो इसलिए हम उसको ऑक्सीजन का एक तरह से ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट, मतलब बाहर से तो ऑक्सीजन लेते ही हो, मतलब उसको आपको पता है, बस ऑक्सीजन हम सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी और इनसफिशिएंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं इन द केस ऑफ अस्थमा, सीओपीडी, कोमा और अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। पोस्ट एनेस्थेटिकल, मैंने आपको बताया ना, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया में बंदे को होश नहीं रहेगा और वो उसकी मसल्स जो हैं वो भी एक तरफ से अपने आप तो काम नहीं कर पाएंगी। एनओपीएम हो गया इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स में, ठीक है। हाइपनोटिक ड्रग्स पॉइजनिंग, ठीक है, इनमें हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना जो भी ये जो ड्रग्स थी ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए सारी, ठीक है। सो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। एंड वहाँ पे आप जाके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।